जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 3 मई 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के से संबंधित हम यहां पर करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमारा परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके जो मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक शुभारंभ किया है जिसका नाम है आहार क्रांति। ये अप्रैल 2021 में शुभारंभ हुआ है आहार क्रांति का। तो पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, आहार क्रांति किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके माध्यम से इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना। पोषण आहार मतलब सही से लोगों को खाना मिले, सही से वो पोषणता पूरी हो, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, सब में वो पोषणता पूरी हो, इसका वो उद्देश्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। अप्रैल 2021 में इसकी शुरुआत हुई है और इस मिशन का आदर्श वाक्य क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन से संबंधित है। तो इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार और उत्तम विचार। उत्तम आहार और उत्तम विचार इसका आदर्श वाक्य है कि हम अच्छा खाएंगे और हमारे अंदर विचार भी अच्छे ही पैदा होंगे, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा इस कार्य को, इस मिशन को चलाने में किस किस की महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन कौन इसमें साथ दे रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क, जिसको हम शॉर्ट में प्रभास भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, बीच बीच में से भी पूछ लेता है। शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के भी कई सारे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इन चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम GIST, ये इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा विभा यानी विजन भारती काम कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो एक स्वायत्त संस्था है वो भी इसमें, ये विभाग भी इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा विज्ञान प्रसार, ये सब लोग मिलकर इस आहार क्रांति को शुरू किए हुए हैं। यानी कई सारे विभाग, कई सारे की व्यवस्थाएं इसमें काम कर रही हैं और इस आहार क्रांति को सफल बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसके अलावा ये जो आहार क्रांति है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में भी जो भूख से, बीमारियों से जो ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, वो सब यहां पर बताया जाएगा। इसके अलावा पारंपरिक आहार की जो समृद्धि भारत में शुरुआत से रही है, मतलब जो हमारे साग सब्जी, फल, फ्रूट्स, जो भी ये चीजें हैं, इनके क्या चमत्कारिक प्रभाव हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग चीजें पैदा होती हैं, अलग अलग चीजें उपजाई जाती हैं। तो इस तरह से जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें हैं, उनकी महत्वता क्या है और वहां के लोग उनको कितनी आसानी से उपलब्धता के आधार पर प्रयोग में ला सकते हैं, वो सारा काम इनका बताने का है। वो सब पूरे विश्व में इस चीज को ये चलाएंगे। इसके साथ ही जब आहार क्रांति की बात हो जाती है, फिर ये खेल जगत की एक बहुत बड़ी बात है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, इसमें हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, यानी भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत ने 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल इसमें हमने हासिल किया है। सरिता मोर, इन्होंने इसमें ये गोल्ड मेडल और ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, सरिता मोर ने, और इन्होंने 59 किलोग्राम वर्ग में ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो क्वेश्चन यहां गोल्ड मेडल से आ सकता है। सरिता मोर इनका नाम है और महिलाओं के 59 किलोग्राम वाला जो कंपटीशन था उनमें इन्होंने सफलता हासिल की है, सरिता मोर जी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे खेल जगत से है। इसके अलावा भारत सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित एक और बड़ा प्रयोग किया है और उसमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, मानस इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हो। इस मानस एप्लीकेशन के माध्यम से जो मानसिक तौर पर कमजोर लोग हैं या जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनकी सेवा के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, मतलब आपको मैं समझा दूं ये थोड़ा डिटेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसको चलाया गया है और ये प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, इसको जो हम शॉर्ट में कह सकते हैं PMSTIAC, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, अपने पास आप नोट कर लेना। PMSTIAC यानी कि प्राइम मिनिस्टर से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, इसका समर्थन प्राप्त है इस कार्यक्रम को, और इसने ही इसके लिए कहा था कि ऐसा एक मेंटल हेल्थ का कार्यक्रम चलाया जाए पूरे देश में। तो ये कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार की तरफ से। अब ये जो PMSTIAC जिसके बारे में मैं आप बता रहा हूं, जिसने ये कार्यक्रम शुरू करवाया है, वो क्या है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी यहां पर होनी चाहिए, जिससे आपका जो करंट अफेयर है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद है, जैसा आप लोग देख भी रहे हैं।
और इसका जो काम है वो है वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय को विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में जो भी चुनौतियां हैं उसको बताना, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे काम ये करता है। इसके अलावा जो भी चुनौतियां इसमें आती हैं सामने, ये कार्यालय उसको देखता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको हमारी सरकार को अवगत कराता है और फिर सरकार उसको लेकर कार्यक्रम बनाती है। तो इस तरह से ये PMSTI-AC जो है एक परिषद की तरह काम करता है और ये हमारा एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट परिषद है जो हमारे सरकार के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद मानस के बाद हम बात करते हैं ये मानस की और डेवलपमेंट की बात। जैसे मानस लॉन्च हो गया, इसको विकसित किसने किया? तो वो वहां पर से तो सुझाव मिला था संस्था से, PMSTI-AC से, लेकिन इसको विकसित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS इसने इसमें काम किया है। इसने इसको विकसित किया है मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम को। बेंगलुरु में है ये। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFMC जो पुणे में है उसने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC बेंगलुरु में, इन लोगों ने इसको प्रोग्राम को विकसित किया है। तो यहां पर आप ये 3 नाम जरूर लिखेंगे, एक तो ये NIMHANS AFMC CDAC, ये आप तीनों नाम लिखेंगे जिन्होंने इसको विकसित किया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था PMSTI-AC जिसने इसके बारे में इस परिषद ने बताया भारत सरकार को कि हमें मेंटल हेल्थ पर काम करना है। अब इसमें किसको फायदा मिलेगा? वैसे तो इसमें सभी ग्रुप्स को फायदा मिलेगा, हर वर्ग के व्यक्ति को फायदा मिलेगा, लेकिन शुरुआती दौर में 15 से 35 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है। उसके बाद इसका जो लक्ष्य है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, खुशहाल समुदाय बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है कि सबको अच्छे से पोषण मिले, सबको अच्छे से सशक्त आत्मनिर्भरता मिले और भारत अच्छे से आगे बढ़े। और क्योंकि जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम भी, उत्पादन भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखकर इसको चलाया गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, जो मानस, ये जो ऐप लॉन्च हुआ है, इस मानस में इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो मानस का जो आदर्श वाक्य है, उत्तम मन सक्षम जन। उत्तम मन यानी अच्छा मन होगा और लोग सक्षम बनेंगे उसको, जितना मजबूत मन होगा उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। ये इसका आदर्श वाक्य है। यहां पर भारत सरकार ने इसको शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल। ये जो पोर्टल है ऑनलाइन शिकायत से संबंधित है, आप देख रहे होंगे, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल। और ये एनसीएससी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। इसकी शुरुआत की है भारत सरकार ने, ये अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के आधार पर इसको शुरू किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है ये जानना है आपको, क्योंकि जब ही आप करंट अफेयर पूरा कर पाएंगे। तो ये उसका लोगो है। ये पोर्टल अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी शिकायतों के लिए बनाया गया है। जैसे ई कोर्ट काम करती है उसी तर्ज पर, ई कोर्ट की तर्ज पर भी ये काम करेगा। और इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको चला रहा है। और इसको बनाने में, इसके लिए काम करने में, इसको जो डिजाइन किया गया है वो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BISAGN, इसने इसको केंद्र में देखा है और इसके माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है। तो यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजाइन किसने किया है, इसने ये डिजाइन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है। ये आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको जैसा भी ठीक लगता है वो आप करते रहेंगे। अब ये जो शिकायत होंगी ये एंड टू एंड ई फाइलिंग के माध्यम से होंगी, यानी ई फिलिंग के माध्यम से होंगी। जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो एक एक व्यक्ति की अच्छे से नोट की जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। और ये जो पोर्टल है वो अनुसूचित जाति के नागरिकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ है। जो ये ई कोर्ट्स का प्रोजेक्ट है उसी के अंतर्गत ये चल रहा है। जैसे ई कोर्ट चलती है वैसे ही इसको चलाया जाएगा और एक एक आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो ये अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। और ये जो
आयोग है और जो ये पोर्टल बनाया गया है, इससे संबंधित बात हमारे संविधान में भी लिखी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक संवैधानिक पोर्टल आप कह सकते हो। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग के बारे में हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। तो ये एक संवैधानिक मतलब आयोग है और इस संवैधानिक आयोग के माध्यम से ये पोर्टल की शुरुआत हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये बात आप अपने पास नोट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हम सब जानते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होगा? पर्यावरण और पृथ्वी की सुरक्षा करना, उसको संरक्षित रखना, उसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी ना होने देना। 1970 में जो इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ जो हिस्ट्री निकाल सकते हैं हम। 22 अप्रैल 1970 में इसको पहली बार मनाया गया था, पृथ्वी दिवस को। 193 कंट्रीज हैं जो हमारे यूएन में भी हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी कंट्रीज हैं, वो इसको मानते हैं, मान्यता देते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस इन देशों के माध्यम से 193 कंट्रीज के माध्यम से मनाया जाता है। और सबसे पहले 22 अप्रैल 1970 में इसको मनाया गया था और हर तब से लेकर आज तक 22 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मायने रखता है। आज के इस पॉल्यूशन भरे टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, इस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते इनका पूरा नाम है। तो प्रियंका मोहिते ने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अन्नपूर्णा। एक क्वेश्चन तो यहां से क्लियर हो गया। इस ऊंची चोटी पर भारत की पहली कौन सी महिला गई है? तो प्रियंका मोहिते गई हैं। तो इन्होंने इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर तिरंगा लहराया, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं ये। उसके बाद प्रियंका दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मकालू, 8,485 मीटर की ये चोटी है। यानी कि आप देखेंगे दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मकालू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर है। इस पे भी उन्होंने चढ़ाई कर रखी है। तो यानी कि इससे पहले ये यहां पर जा चुकी है, माउंट मकालू पर भी जा चुकी हैं और अभी उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर भी किया है। इतना नहीं, इनके खाते में बहुत सारी और भी बातें जाती हैं। वो क्या बातें जाती हैं? 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849, इस पर भी ये चढ़ाई कर चुकी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर माउंट लोत्से, इसकी ऊंचाई है 8,516, यहां पे भी ये जा चुकी हैं। माउंट मकालू, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,894 मीटर है, यहां पर भी ये जा चुके हैं। कुल मिलाकर ये सभी ज्यादा से ज्यादा चोटियों पर, पहाड़ों पर चढ़ चुकी हैं और उनके खाते में ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, आ सकती हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और जितने भी ये मैंने ऊंची चोटियों के नाम बताए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे इनकी ऊंचाई के साथ, और प्रियंका का नाम भी आप नोट कर लेंगे जिससे आपको आसानी रहे। तो हाल ही में इन्होंने कहा गई है अन्नपूर्णा में। अन्नपूर्णा कहां पर है ये पूछा जा सकता है। तो अन्नपूर्णा नेपाल में है, हिमालय का एक हिस्सा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,000 मीटर है। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर है, ये आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। इस दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। कॉपीराइट डे भी इसको कहा जाता है क्योंकि इस दिन का जो महत्व है वो किताबें पढ़ने, प्रकाशकों के लिए, प्रकाशन के लिए, लेखकों के लिए बहुत मायने रखता है। और कॉपीराइट का भी मतलब बात जो है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन सब चीजों को बढ़ावा देना, प्रकाशन को बढ़ावा देना, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, कॉपीराइट जैसी चीजों के लिए महत्वता को समझना, ये सब इसका काम है। इस दिन के महत्व, इस दिन इन सब बातों की महत्वता के लिए मनाया जाता है। तो 1995 में ये शुरुआत हुई थी। यूनेस्को ने, जो यूनेस्को है हमारा जो ये सारे काम को देखता है, पेरिस में आयोजित एक महासभा में जो अच्छे बड़े लेखक हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और 23 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। तो ये 1995 यूनेस्को द्वारा पेरिस में शुरू हुआ था। इसके अलावा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। 2021 में मतलब ये 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो 2021 में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। इसमें भी एक बात कॉमन है पहले वाली बात से, वो है पेटेंट।
ट्रेडमार्क, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं मेनली। तो बौद्धिक संपदा मतलब दिमाग की बात हो रही है यहां पर। तो 2021 26 अप्रैल को ये मनाया गया। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ये 26 अप्रैल। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 और विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल। तो ये जो है दोनों बातें बहुत 23 और 26 अप्रैल बहुत ही मायने रखती हैं। जो बौद्धिक संपदा है संगठन, वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ये ध्यान रखना आप, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है ये। 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये आपको देखने की जरूरत है। 14 जुलाई 1967 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी शुरुआत हुई है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जो जहां पर जेनेवा है वहां पर इसका मुख्यालय। अक्टूबर 1999 में वीपो को महासभा में एक खास दिन जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है घोषित करने के लिए मतलब विचार किया गया था, यानी 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1970 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो 1970 में यह संगठन बना और 26 अप्रैल को बनाया गया, इसलिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संगठन को बनाया कब गया था, 1970 में बनाया गया था। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं मैं आपको साथ के साथ। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी 1970 में। क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत पुरानी एजेंसी है, इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 1967 को हुई। शुरुआत वहां से हुई, वहां से चीजें शुरू हुई और उसके बाद जो है इसको यहां पर 1970 में शुरू कर दिया गया। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की। 1 मई को पूरे विश्व में मनाया गया। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है 1 मई को मनाया जाता है हर साल, और इसको मई दिवस के रूप में भी कहा जाता है, श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो विश्व भर में मजदूर हैं या मजदूर समुदाय है, उन्होंने क्या योगदान दिया, उनके उस योगदान को याद करने के लिए ये मजदूर दिवस, मई दिवस, श्रमिक दिवस, तो ये सब मनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या था, 1886 में एक घटना घटी थी हेमार्केट दंगों में। जो हेमार्केट है वो शिकागो में है। तो शिकागो में एक हड़ताल हुई थी, वो मजदूरों ने की थी कि हम काम 8 घंटे ही करेंगे। पहले 15-15, 16-16 घंटे उनसे काम कराया जाता था। उसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ था जिसमें मजदूर में से ही या वहां पर आंदोलन करने वाले किसी ने, एक व्यक्ति ने वहां पर बम फेंक दिया, जिसकी वजह से सामने जो पुलिस वाले जो उस आंदोलन को रोक रहे थे, उन्होंने उसमें गोलियां चला दी। तो उस ग्रुप में गोलियां चलाने से मतलब काफी लोग मारे गए, प्रदर्शनकारी जो थे वो मारे गए और काफी लोगों की मौत हो गई, जिसमें नागरिक, मजदूर और पुलिस वाले सब लोग मरे थे। तो एक बहुत बड़ा ये हड़ताल, बहुत बड़ा एक कांड के रूप में सामने आई। इसलिए 1 मई 1923 को, इसलिए ये मजदूर दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ये दिन खास है और खासकर ये जो बात है भारत के लिए, 1 मई 1923 को मद्रास में, जो चेन्नई है, मद्रास का जो अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, पहली बार अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भारत में मनाया गया। और अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2021 का विषय अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 2020 में इसका जो थीम था वो था कार्य स्थल पर रक्षा और सुरक्षा बनाए रखना। 2021 का नहीं आया है अभी, 2020 का मैंने आपको ये थीम बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। तो ये सारी बातों के साथ हम अपने करंट अफेयर को खत्म करते हैं। दोस्तों याद रखना, कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। आप लोग घर में रहें और जो भी भारत सरकार और जो भी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है, जो भी उपाय बताए हैं, उनको आप देखते रहिए। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।